आज पार्ट नंबर 7 देखो, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से 4 प्रश्न आने वाले हैं। कितने सवाल? 4 सवाल और 7 मार्क्स के। मतलब ये पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण। 7 नंबर का रहेगा 7वां पार्ट। कितने नंबर का? 7 नंबर का। 4 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें से ऑप्शन वाले तो रहेंगे एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न रहेगा ऑप्शन का, और रिक्त स्थान वाला भी एक प्रश्न, खाली जगह वाला, वो भी कितना? एक। और एक रहेगा 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला भी कितना सवाल? एक। और एक रहेगा 3 नंबर का, ये भी एक सवाल। कितने सवाल हुए? 1 2 3 4। कितने मार्क्स? 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। अब ये मतलब 2 एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट है। 4 प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। एक तो 3 नंबर का बहुत बड़ा आएगा, एक 2 नंबर में, एक रिक्त स्थान में, एक ऑप्शन वाले में। ऑप्शन वाले कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इधर ध्यान दो। जैसे a, b की मूल बिंदु से दूरी, a, b की मूल बिंदु से दूरी। कुछ नहीं करना, दोनों का वर्ग करके रूट में कर दो बस। मतलब a वर्ग प्लस b वर्ग और दोनों के ऊपर रूट, ये आंसर है इसका। फिर एक प्रश्न मान लो आ जाए ऐसे, -a, -b की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी। ये मैं अवसद में बोल रहा हूं, ठीक है। यह आ जाए कि 3, -4 की x अक्ष से दूरी, बताओ कितनी होगी? -4। गलत, बताओ। -4 गलत है, 3 भी गलत है, 4 होगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना। डिस्टेंस है, दूरी है। देखो हमें क्या पूछा है? एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, ध्यान रखना। किससे पूछा है? एक्स अक्ष से। तो एक्स वाले को हटा दो, वाई वाला वो अपना आंसर है, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि दूरी है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ऑप्शन ये अगर ये दिया हुआ तो ये भी गलत है, ये मत करना। क्या करोगे सही? +4। +4 कैसे किया? क्योंकि दूरी है, इसीलिए हमने -4 को भी क्या लिखा? +4। तो यहाँ पे 100 में से 50 बच्चे यही करते हैं कि -4, और बाकी बच्चे 50 में 45 यही करते हैं, ये वाला 3। एक्स अक्ष से पूछा है तो 100 में से 45 बच्चे करेंगे 3, और 50 बच्चे करेंगे -4, और 100 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो करेंगे ये 4। उन 5 में आपको आना है ये 4। मान लो इसकी दूरी बताओ, -9, -8, -9, -8 की y अक्ष से दूरी, बताओ आंसर कितना होगा? 9। कितनी होगी? -9 नहीं होगी, क्या होगी? प्लस का 9, क्योंकि दूरी पूछा है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, दूरी पॉजिटिव, तो माइनस को हटा लेना है, बस 9 आंसर। ठीक है। यह आ सकता है कि -9,8 में भुज कौन है? अगला प्रश्न, -9,8 में भुज कौन है? -9, -8, इसमें भुज कौन है? 2 होते हैं, एक भुज एक कोटि। भुज में बी, कोटि में के। बी पहले आता है तो पहले वाला भुज है, कोटि के बाद में आता है तो बाद वाला कोटि है। भुज देखो 9, तो -9, इसमें क्या हो जाएगा? भुज में माइनस भी लेना है, क्योंकि भुज तो हो सकता है, निर्देशांक तो माइनस हो सकते हैं, दूरी नहीं हो सकती। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का। यहाँ पे पूछता कोटि कितनी है, तो कोटि कितनी माइनस का। 2 सवाल 2 तरीके के बने। एक तो दूरी का, कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी या x अक्ष से दूरी, भुज कितना है, कोटि कितना है, या इसका क्षैतिज अक्ष कौन सा है ये बता दो। इसका क्षैतिज अक्ष, ऐसे भी बोल सकता है क्षैतिज अक्ष। 2 अक्ष होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 2 होते कि नहीं होते? एक क्षैतिज होता है, एक कौन सा होता है? ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज कौन सा हुआ? पहला वाला क्षैतिज, दूसरा वाला ऊर्ध्वाधर। तो पहला वाला 9, -9, क्षैतिज अक्ष कौन सा हो गया? तो प्रश्न 3 प्रकार से पूछेगा। मान लो a, b है, a, b में y अक्ष से दूरी तो a, x अक्ष से दूरी तो b। फिर पूछेगा भुज क्या है तो a, कोटि क्या है तो b। फिर पूछेगा क्षैतिज अक्ष क्या है तो a, ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या है b। एक बिंदु से कितने प्रकार के सवाल हुए? 3। चौथा ये ले लो कि मूल बिंदु से दूरी। तो एक ही बिंदु से कितने सवाल बनाए मैंने? 4 प्रश्न। ऐसे कर सकते हो, बोलो। या फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3, -4 है और 5, 7 है, इनके बीच की दूरी बताओ। तो क्या करना है आपको? देखो 5 में 3 क्या, 2 का वर्ग 4, 7 और 4 11 का वर्ग 121, 121 और 4 125 का रूट आंसर। ठीक है, ऐसा करना है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि इसमें से इसको घटा रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो, कोई भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ग होगा तो माइनस इसमें फर्क नहीं देगा। ठीक है ना। ऐसे ले लो, बोले देखो इधर 3, -2, -2,4 ये बिंदु है। 2 तरीके से कर रहे हैं, देखो 3 -2, तो ये 3 + 2 बन जाएगा। 3 + 2 मतलब 5, 5 का वर्ग मतलब 25, फिर प्लस ये -2 और ये -4,
तो -6 का वर्ग 36, ये कितना आ रहा है देखें। अब इसमें से इसको घटा दो उल्टा बोले तो -2 -3 5 -5 और -5 का वर्ग 25 प्लस ये कितना हो गया 4 और फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो 4 और प्लस बन गया 2, 6 का वर्ग 36, देखो सेम आ रहा है। तो अब a1 -a2 करो या a2 -a1 करो, एक ही चीज है, ठीक है। ये अगला वाला, तो कितने हो गए ऑप्शन में से, बस यही प्रश्न आने वाले हैं। ऑप्शन का कितना प्रश्न आएगा, एक, इसी 4-5 प्रकार में से एक प्रकार आएगा आपके, या तो निर्देशांक पूछेगा या भुजकोटि पूछेगा या दूरी पूछेगा या दो बिंदुओं की दूरी पूछेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो प्रश्न है जो मैंने प्री बोर्ड में शामिल किए हैं, आगे आने वाले प्री बोर्ड में होंगे, ठीक है, तो वहां से पढ़ लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाला, खाली जगह में कौन सा आ सकता है। 7वां पार्ट है, खाली जगह में क्या आ सकता है, जैसे ये भी आ सकता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस खाली जगह -y1 का वर्ग, यहाँ पे क्या हो सकता है y2, या फिर विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में ऐसे दे सकता है कि m1x2 यहाँ पे दे दे m2x1 अपॉन में m1 और m2, ये दोनों खाली जगह, इन दोनों खाली जगह में क्या आएगा, या फिर यहाँ मान लो प्लस दे दिया जाए, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अगर विभाजन अंत विभाजन है, देखो विभाजन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक अंत विभाजन भी होता है, एक बाह्य विभाजन भी होता है। अपने सिलेबस में केवल अंत है, अंत में क्या होता है, यहाँ प्लस रहता है, बाह्य में माइनस रहता है। बाह्य विभाजन अंत विभाजन समझ में आ रहा है क्या है, विभाजन क्या होता है, ये क्या बोल रहा है बताना। एक लाइन है, देखो एक लाइन, ये वाली एक लाइन है, इस लाइन पे दो बिंदु है, यहाँ पे और यहाँ पे ए और बी, इस लाइन के बीच में कोई बिंदु, कहीं ना कहीं एक बिंदु है, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूं, कहीं भी मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है P, दिख रहा है ये P, तो ये P इस A और B को दो भागों में बांट रहा है, नहीं बांट रहा है, एक भाग ये और एक भाग ये, तो ये क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है इस AB का, ये P बिंदु क्या कर रहा है, AB का विभाजन कर रहा है, नहीं कर रहा है, दो भागों में AP और PB में। और कौन सा विभाजन है, अंत क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर हो रहा है, देखो AB के अंदर ही हो रहा है ना, तो कई बार ये होता है कि ये विभाजन बाह्य होता है, यहाँ पे साइड में होता है अलग से, बाहर, इसके बाहर, उनको बोलते हैं बाह्य विभाजन। वहां पे सूत्र में आ जाता है बस माइनस माइनस, बाकी सारा सेम, m1x2 प्लस माइनस m2x1 अपॉन m1 - m2, ये बाह्य में होता है, ये याद मत रखना, ये हमने सिलेबस में नहीं है, ये वाला अंत है तो यहाँ प्लस प्लस कर देना बस, तो एग्जाम में यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। या दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ दे 4, -3 की, इसको अबसद नहीं बना के ऐसा खाली जगह बना दे कि x अक्ष से दूरी खाली जगह है, बस ये वाला, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 3। जल्दबाजी में ये होता है कि x पूछा है तो x वाले को ढक दो, -3 लिख दो आंसर, फटाफट में ये भी गलती होती है जल्दबाजी में, तो ये गलती नहीं करनी है अपने को, ठीक। तो ये भी सेम कर लेना, एक किसान वाले भी हो गया। अब बचा 2 नंबर में कौन सा आएगा, 3 नंबर में कौन सा आएगा, एक संरेख वाली शर्त कि 3 बिंदु संरेख है या नहीं, प्रश्न ये कर दोगे। एक रेखा है समत्रिभाजित करने वाली रेखा, समत्रिभाजित करने वाली रेखा के निर्देशांक, ये वाला प्रश्न। एक रेखा है, उस पे क्या कर रहा है, 2-3 बिंदु है, वो 2-3 बिंदु इस रेखा को 3 भागों में बांट रहे हैं, समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांट रहे हैं, तो उस बिंदुओं के निर्देशांक बताने। एक ये वाला सवाल, एक ये वाला। एक प्रश्न ऐसा आता है कि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, कोई बिंदु कहां पर स्थित है, y अक्ष पर है, और वो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, A और B से कहां पे है, समदूरस्थ है। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है x y में संबंध ज्ञात करो, x और y में संबंध जब वह A और B से समान दूरी पर हो, A और B से समदूरस्थ हो, ये वाला सवाल, ठीक है। चलो, और 7वें पार्ट में क्या आने वाला, ध्यान दो इधर। एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली 7. इसके अंदर प्रश्न नंबर ये इंपॉर्टेंट है, छठा 6 से 10 तक, 6 से 10 तक। और 7.2 में देखो इसका एक क्वेश्चन और 3 और देखो इसके अंदर 7.2 में देखो सवाल नंबर पहला, प्रश्न दूसरा, फिर प्रश्न
चौथा, आठवां और 10वां, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनमें से 2 प्रश्न आएंगे आपके, एक 2 नंबर में, एक 3 नंबर में, पक्का है। 1 2 3 4 5 6 और 5 6, 11 प्रश्नों में से 2 सवाल। अब ले लो पाठ 8वां, चैप्टर नंबर 8। अब 8वां पाठ कितने मार्क्स का है देख लो, 4 प्रश्न 8 अंक, 4 प्रश्न 8 अंक। एक तो ऑप्शन का, एक रिक्त स्थान वाला, एक तो ऑप्शन वाला, एक प्रश्न रिक्त स्थान, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का। देखो कितने नंबर हुए, 4 और 2 6 और एक 7 और एक 8। अब ऑप्शन में कैसे सवाल आ सकते हैं, इधर ध्यान दो। जैसे प्रश्न दे दिया जाए cos 30 डिग्री बराबर व्हाट, पहला पॉइंट, cos 60 बी ऑप्शन, cos 30 सी ऑप्शन, sin 60 या डी ऑप्शन, tan 30। कौन सा सही हो जाएगा बोलो, कौन सा सही हो जाएगा? cos 30 किसके बराबर है? sin 60 के बराबर। जब एंगलों का योग कितना हो 90, तो sin और cos परस्पर क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, इसकी जगह घुमा के प्रश्न एक मैंने प्रीबोर्ड में डाला अच्छा वाला, जैसे मैंने ये लिखा है sin अल्फा प्लस cos बीटा, ऐसे करके कुछ डाला है मैंने प्रश्न, आप प्रीबोर्ड के अंदर देखना, जहां अल्फा और बीटा क्या है वो और वो एक प्रीबोर्ड में सवाल आएगा आपके सेम। चलो एक दूसरा प्रश्न देखो इसमें, जैसे tan स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा, खाली जगह में है। अब शुद्ध में कैसे सवाल आएगा, इस प्रकार का, खाली जगह में इस प्रकार का आएगा, या फिर ऐसा आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर, या साइन थीटा का मान 1 और 0 ऐसा रह सकता है। सत्य असत्य में ये सही है गलत है, बराबर, सत्य असत्य। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, सत्य असत्य हमें पता नहीं, या नन ऑफ दिस, कुछ ऐसे करके। तो साइन का मान 0 से 1 के मध्य रहता है, या आधा रहता है, 1.5 रहता है, कितना रहता है देख लेना। ठीक, एक प्रश्न ये है, tan स्क्वायर 45 2 माइनस साइन 60 और प्लस का ले लो यहाँ पे cos 30 बराबर क्या होगा। इधर ध्यान दो जरा, इसका मान पूछा है, क्या होगा इसका मान। ऑप्शन दे दिया आपको 1 2 0 3, बताओ क्या होगा। क्योंकि देखो cos 30 और sin 60 बराबर होते हैं, अभी आपने बताया cos 30 और sin 60 बराबर रहते हैं, तो इसका मान और इसका मान बराबर, और एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब ये तो कट गए। और tan 45 का मान हमें पता है 1 होता है, 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 2 में तो 2, कितना आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपको अबसद में भी बना के दे सकता है, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है, खाली जगह है, खाली जगह में भी आ सकता है। अब एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, देख लेना। एक प्रकार से खाली जगह और ऑप्शन वाला दोनों सवाल सेम ही है। ठीक है, अब बात रही इसकी 2 नंबर की और 4 नंबर की। 4 नंबर में क्या आने वाला, देखो इधर सिद्ध करने वाला। कौन सा क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला। 8.3 प्रश्नावली 8.3, उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट चौथा या 5वां है वो। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, चौथा या 5वां शायद से। 10 पार्ट है टोटल, कितने पार्ट है, 10 के 10 पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और ये वाला याद कर लेना कि कोण tan थीटा, tan थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न है। या फिर ऐसा मान के चलो कि 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, एक ये याद कर लेना, एक ये 10 भाग ये याद कर लेना। 4 नंबर का सवाल इसी में से आएगा। ठीक है, अब ये 2 नंबर में कौन सा सवाल रहने वाला है, 8.2 के मान निकालने वाले। 8.2 जो प्रश्नावली है इसके मान ज्ञात करने वाले सवाल। जैसे एक प्रश्न ये था, याद है किसी को, tan a प्लस बी बराबर इतना है, और tan a माइनस बी बराबर इतना है। यहाँ पे कुछ दे रखा है, पता नहीं कितना, 60 और यहाँ पे 30 दे रखा है, तो a बराबर और b बराबर कितना होगा ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न था, tan का मान। तो ये वाला भी 2 नंबर की जगह आ सकता है, और 8.2 के जो मान ज्ञात करने वाले सवाल थे वो भी इसकी जगह आ सकते हैं।
बस इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। 4 नंबर में, 2 नंबर में ऑप्शन वाला, रिक्त स्थान वाला। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट है। 9वां पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो 9वां पार्ट। चैप्टर नंबर 9। इसमें से कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न 5 अंक, 4 प्रश्न 5 अंक। 3 तो प्रश्न आपके ऑप्शन वाले, 3 प्रश्न ऑप्शन में, और 1 प्रश्न आएगा 2 मार्क्स का। इधर देखो, ध्यान दो यहाँ पे। अब ऑप्शन में कैसे सवाल आएंगे वो ध्यान दो। मैंने अपने YouTube चैनल में 3-4 प्रश्न डाले, वो जाके देख लेना, वैसे प्रश्न आएंगे। 3-4 प्रश्न पोस्ट में डाले हैं मैंने। किसने डाले? पोस्ट में। चैप्टर नंबर 9 के 4 या 5 प्रश्न डाले हैं कुल मिला के, उसमें से एक उठा के दे दिया जाए। या फिर ऐसे देगा कि मीनार की ऊंचाई तथा छाया की ऊंचाई बराबर है, दोनों की हाइट क्या है? बराबर है। तो कौन ज्ञात करो? तो थीटा बराबर होगा। थीटा कितना होगा? पहला ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन 60, तीसरा ऑप्शन 90, चौथा ऑप्शन 0 डिग्री। कौन सा होगा? 45 पे दोनों कौन क्या रहते हैं? दोनों की हाइट और छाया दोनों बराबर है, ठीक है। या इसकी जगह ऐसा रह जाए कि कोई मीनार तथा छाया का अनुपात, मीनार और उसकी छाया √3:1 है। √3 तो उनके मध्य कोण बताओ, उनके मध्य उन्नयन कोण। उन्नयन कोण पहला ऑप्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। देख लेना कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो अब शब्द में एक ये प्रश्न, एक ये प्रश्न, 2-3-4 प्रश्न मैंने डाल रखे हैं मेरे YouTube चैनल पे, जाके देख लेना। तो 3 प्रश्न आने वाले ऐसे बन के आएंगे, देख लेना, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या आने वाला देख लेना। 2 नंबर में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर, बस यही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बस, और एक देख लो गुब्बारे वाला क्वेश्चन है, मुझे क्रमांक पता नहीं क्या है, वो लगभग नहीं आएगा पर फिर भी देख लो। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न, 14 देख लो, ठीक। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा 3 नंबर का होना चाहिए, तो ये ज्यादा याद करना। 7वां 8वां पहला 12वां 13वां तो प्रश्न खत्म। पेडेस्टल वाला एक लड़के 1.5 मीटर वाली है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक वह सवाल इंपॉर्टेंट जिसका आंसर आ रहा है 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, 1.6 नहीं 0.8 ऐसा आ रहा है, याद करो। ऐसा आंसर किसका आ रहा है, कौन से वाले क्वेश्चन का? ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रश्न का उत्तर ये आ रहा है ना, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 95% ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9वां पार्ट पूरा। 9वें पार्ट में इन्होंने एक गलती की है, पता है क्या? ऑप्शन वाले इतने 3 प्रश्न रख दिए, ये नहीं रखने थे इनको, पर ये इसलिए रखते हैं ताकि आप पास हो जाओ। आधे से ज्यादा बच्चे पास ही नहीं होते, उन्होंने सोचा कम से कम तुक्के लगाएंगे तो पास तो होंगे। मान लो ए लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो उसकी वजह से ऑप्शन वाले ज्यादा दे रहे हैं। 18 प्रश्न इस बार ऑप्शन के हैं। कितने प्रश्न? चैप्टर 10, 10वें पार्ट में से कितना है देखो, 3 प्रश्न 6 अंक। आवाज मत करो, यहां देखो, एक ऑप्शन वाला, एक 2 नंबर में, एक 3 नंबर में। एक प्रश्न तो आएगा ऑप्शन में, एक 2 नंबर में, एक 3 नंबर में। अब ऑप्शन में क्या आ सकता है देखो, वृत्त पे स्थित बिंदुओं की संख्या, वृत्त पे स्थित बिंदुओं की संख्या, या एक बिंदु से होकर कितने वृत्त पर स्थित बिंदुओं की संख्या। एक वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं, या फिर वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बाह्य बिंदु से। बिंदु बाह्य, एक बिंदु है वृत्त के बाहर स्थित है, उस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा डाल सकते हैं हम? कितनी डाल सकते हैं? 2, एक ऊपर ऐसे, एक 2 ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ये ऑप्शन में आ सकते हैं। छोड़ो, कौन सी आकृति समरूप होगी? कौन सी आकृति समरूप होगी? पहला ऑप्शन वृत्त दे दे, दूसरा ऑप्शन वर्ग दे दे, सी ऑप्शन दे दे आपको
सभी व्रत ऐसे करके कोई प्रश्न दे दे। क्या प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप होगी। अब सारे व्रत समरूप होते हैं, सारे वर्ग होते हैं, सारे वर्ग और व्रत होते हैं, देख लेना कौन सा क्या होता है। ये तो रहेंगे ऑप्शन में। अब 2 नंबर में 3 नंबर में कौन सा रहेगा वो देखो। 10.1 10.2 देखो 10 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11, 13 और एक 5वां। बस इसी में से, इन 5 प्रश्नों में से ये 2 प्रश्न आने वाले हैं, फिक्स है ये, 100% यही आएगा फिक्स। 5वां, 7वां, 8वां, 11वां और 13वां क्वेश्चन। तो 5वां, 7वां, 8वां, 11वां और 13वां सवाल चैप्टर नंबर 10 से, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक, अब 11वां चैप्टर देखो। 11वें पार्ट में कितने सवाल आने वाले हैं, 4 प्रश्न 5 अंक। कितने सवाल, 4, कितने अंक के, 5। एक तो ऑप्शन वाला, एक प्रश्न है ऑप्शन वाला, एक 1 नंबर में, एक 2 नंबर में। ऑप्शन वाले 2 सवाल है, ठीक है ना। ऑप्शन वाले कितने सवाल है, 2 ऑप्शन में, एक 2 नंबर में, एक 1 नंबर में। तो कितने प्रश्न हो गए, 1, 2, 3, 4 प्रश्न, 5 अंक। ठीक है, अब 11वें पार्ट में से ऑप्शन वाला क्या आ सकता है वो देखो। ऐसे दे दे कि कौन R डिग्री है, कौन कितना है, R डिग्री है, और त्रिज्या 2r/3 है। त्रिज्या कितनी है, 2r/3 है। तो चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई होगी, पहला ऑप्शन। अब चाप की लंबाई होती क्या है, 2πr/θ/360, 2πr/θ/, यहाँ पे 2 को हटा देते, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 180। अब देखो r की जगह हमें क्या लगाना, 2/3 ये लगा दिया, और थीटा की जगह क्या लगाना, r डिग्री, थीटा की जगह। अब देखो यहां से 2 से कटेगा 90, तो यह आ जाएगा πr/r/270, ये आंसर। अब ऑप्शन में ऐसे देखा हूं, 2πr/r/360, बी ऑप्शन। 2πr/r/270, सी ऑप्शन। 2πr/r/270 और डी ऑप्शन 2πr/r/540। अब कौन सा सही है देख लो, ठीक है, चार ऑप्शन में कौन सा सही है। ऐसे वाले प्रश्न आ सकते हैं अबसद में, या अबसद में ऐसा आएगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा। या ऐसे देगा कि r बराबर 2 है, थीटा बराबर 60 है, तो चाप की लंबाई, चार ऑप्शन दे देगा। ये तो प्रश्न रहेंगे अबसद में, किस में रहेंगे, अबसद में। अब बचा इसमें क्या रहेगा, 1 नंबर में और 2 नंबर में। 1 नंबर में ये दे देगा, r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का, या एक घड़ी में एक मिनट वाली सुई 7 मिनट में कितना क्षेत्र घेरती है, ऐसा कोई दे दे प्रश्न, यानी कि 11.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा ऐसा कुछ है, वो वाला प्रश्न देख लेना एक बार, ठीक है। फिर ये 2 नंबर में क्या देगा वो देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें पक्का वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देगा, जिसमें लघु वृत्तखंड भी हो सकता है, और दीर्घ वृत्तखंड भी हो सकता है, और संगत वृत्तखंड भी हो सकता है, तीनों, या फिर त्रिज्य खंड भी हो सकता है। ये वाला पक्का एक ना एक देगा क्षेत्रफल इसको, ठीक है। कैसे होते हैं देख लो इधर जरा, वृत्तखंड और ये क्या होते हैं। ये मान लो वृत्त है, ये क्या आएगा, अच्छा एक प्रश्न ये भी दे सकता ऑप्शन में, त्रिज्या तथा चाप द्वारा घिरा क्षेत्र होता है, चाप द्वारा घिरा क्षेत्र होता है। पहला ऑप्शन व्यास, दूसरा ऑप्शन जीवा, तीसरा ऑप्शन त्रिज्य खंड,
चौथा ऑप्शन वृत्तखंड। बोलो क्या होता है? त्रिज्या और चाप से क्या घिरा रहता है? देखो इधर, ये त्रिज्या दोनों, ये वाली त्रिज्या है और ये वाली भी त्रिज्या, और ये क्या है? चाप है। इससे ये वाला क्षेत्र कौन सा घिरा है? इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन। अब ये वाले प्रश्न अपने चैप्टर में नहीं है कहीं भी, पर हमने ये पढ़ा है कि ये दोनों क्या होती है? त्रिज्या होती है, ये चाप होती है, तो इनके घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो गया? त्रिज्या खंड। तो ऐसे प्रश्न बन के आ सकते हैं, ठीक है। वृत्तखंड तो क्या होता है? वृत्तखंड जीवा बनाती है। कौन बनाती है? जीवा। वृत्त में जीवा बना दो, जीवा वृत्तों को 2 वृत्तखंड में बांटती है इस प्रकार से। ये मान लो, ये क्या हो गई? जीवा। तो ये एक वृत्तखंड, ये 2 वृत्तखंड, दूसरा ये दीर्घ, ये लघु, इसके भी क्षेत्रफल होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो इसके बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, हमें याद नहीं रखने, सूत्र याद नहीं रखने, ध्यान रखो। इसको कैसे करोगे? इधर देखो, ये प्रश्न आ जाए, पूछे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, और हमें सूत्र नहीं आता है क्योंकि सूत्र बड़े बड़े होते हैं, तो कुछ मत करो, यहाँ बिंदु रखो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो। अब एक चीज देखो, हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप एक काम करो, पूरा क्षेत्रफल निकाल दो, यहां से लेके यहां तक और यहां तक। ये क्या है? त्रिज्य खंड है। क्या है ये? त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का निकाल के माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो। त्रिभुज कौन सा? ये वाला है, तो बचा ये वाला आ जाएगा आराम से, बस। मतलब ये सूत्र याद मत रखो इसका, इसके जगह अगर उधर वाला आ जाए तो क्या करोगे आप? वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा देना पूरा त्रिज्य खंड का, तो बाकी बचा आ जाएगा, बस। तो सूत्र एक भी मत रटो आप, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा कर देना पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस कर दोगे? ये वाला, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है, बस खत्म। किसका आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा, ठीक है। तो सूत्र याद नहीं करने, चित्र बना बना के इसको हल करना है, चित्र बना लेना, आराम से हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 11 पूरा है, इसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देखो चैप्टर नंबर 12, इसमें से क्वेश्चन तो आपको एक भी याद नहीं करना है, एक भी प्रश्न किताब का एक भी आपको याद नहीं करना है। 6 प्रश्न, 6 नंबर, 6 प्रश्न और 6 अंक के, एक ऑप्शन वाला। अब खुद एक बार देख लो, एक रिक्त स्थान का और 4 प्रश्न 1 मार्क्स वाले। अब इधर देखो, 12वें पार्ट के अंदर 2 प्रश्नावली, 2 एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2, और दोनों में ऐसे प्रश्न है जो 2 या 3 नंबर के लायक है, कम से कम 3 नंबर के लायक है सारे प्रश्न। अगर थोड़ा और कम कर दे तो 2 नंबर के लायक प्रत्येक प्रश्न है, और यहाँ पे 2 नंबर में कुछ नहीं पूछेगा, देख लो। ऑप्शन में 1 नंबर आएगा, रिक्त स्थान वाला भी 1 का आएगा, और 4 प्रश्न रहेंगे जो 1-1 नंबर के रहेंगे। तो एग्जामिनर प्रश्न कहां से पूछेगा? नोट 12.1 और नोट 12.2 कहीं से नहीं पूछेगा एग्जामिनर, इनमें से प्रश्न कहीं से नहीं पूछेगा। पर हमने क्या पढ़ा था 12.1 और 2 में, बीच बीच में क्या पढ़ा था? जैसे एल का मान कैसे निकालते हैं? एल बराबर क्या होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो होती है इसकी ऊंचाई के वर्ग प्लस त्रिज्या के वर्ग और ऊपर रूट लगा दो। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो इसका प्रयोग लेगा वो एग्जामिनर, क्या देगा यहाँ पे? आर बराबर 12, एच बराबर 5, तो एल बराबर ज्ञात करो। अब पहला ऑप्शन 12, 13, 7, 9, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, देख लो, ठीक है। तो अब ये वाले प्रश्न हमने किताब में नहीं देखे, पर जो हमने प्रश्न किए थे ना 12.1 और 12.2 में, उसके बीच में कहीं ना कहीं इसको प्रयोग किया था। तो एग्जामिनर यहां से पूछेगा, अंदर से ढूंढ ढूंढ के निकाल के। ये 4 प्रश्नों की बात कर रहा हूं, ये रिक्त स्थान, ये 6 के 6 इसमें शामिल कर दो, या ऐसे दे दे कि आर बराबर है 2 सेंटीमीटर और एच बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताओ क्या होता है? 1 नंबर में पूछ लिया। या फिर अब सद में ऐसा पूछे कि यदि बेलन का आयतन 96 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ शंकु का आयतन होगा? शंकु का आयतन होगा। अब हमें ये पता रहना चाहिए कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन के तिहाई पे होता है, 1/3 होता कि नहीं होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन है, ये शंकु है, तो इस बेलन में मैं अगर 3 का भाग दे दूंगा तो ये शंकु के बराबर नहीं आएगा, तो इसमें 3 का भाग दे दो, तो ये बचेगा 3 और 2 32 आंसर। ये प्रश्न कहीं पे नहीं है पर वो बना के दे सकता है। पहला ऑप्शन 23, बी ऑप्शन 32, सी ऑप्शन
64 और डी ऑप्शन 132। क्या करोगे आप सही? 32। या प्रश्न दे दिया जाए कि r बराबर 1 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, पहला ऑप्शन 4 पाई, दूसरा ऑप्शन 4/3 पाई, तीसरा ऑप्शन 3/4 पाई, या चौथा ऑप्शन 8 पाई। बताओ क्या होगा? क्या होगा? इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब? आर की जगह 1 कर दो तो 4/3 पाई आंसर। तो इसलिए एक काम करोगे, इस 12वें चैप्टर के सारे सूत्र याद करने। अब रिक्त स्थान में वो फॉर्मूला पूछ सकता है। क्या पूछेगा? ऐसे कि शंकु का आयतन, शंकु का बराबर खाली जगह पाई आर स्क्वायर एच। बताओ खाली जगह में क्या आएगा? 1/3। या पूरी खाली जगह दे दे, अब बताओ क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। या ऐसे दे दे कि r बराबर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, या वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो r बताओ, उलट पुलट क्रॉस, ठीक है ना। या ऐसे दे दे कि अर्धगोले, ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट कहां के 12.1 और 2 हमने पढ़ी थी ना, वहां के अंदर से ढूंढ के निकालेगा एग्जामिनर। जैसे अगर किसी ने 12 पार्ट सही से पढ़ा है वो इस प्रश्न का आंसर दे पाएगा कि अर्धगोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी, पहला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर, या चौथा ऑप्शन नॉट। बताओ कौन सा है इसमें से? 10 गलत, 5। अरे 1012 मैंने ये बताया था कंसेप्ट जब 12.1 और 2 करवाता था कि अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वही इसकी क्या है? त्रिज्या है, और जो त्रिज्या होती है वही इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये कंसेप्ट 12.1 और 2 में जो हमने क्वेश्चन किए थे ना उसके अंदर छुपे हुए हैं। एग्जामिनर इसको निकालेगा वहां से बाहर और ऐसे प्रश्नों के सामने आपको परोसेगा, ये लो खाओ। पूछा क्या? अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी, इसकी ऊंचाई, तो हमें पता है। अब बनाओ अर्धगोला, बनाओ तो सही। देखो ये अर्धगोला है तो इसकी जो ये ऊंचाई होती है यही इसकी क्या है? त्रिज्या है। ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 5। ऐसे प्रश्न पूछेगा 12.1 2 को छोड़ दो, अंदर से कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछा तो भी 12.1 का पहला प्रश्न याद कर लेना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहला थोड़ा सा छोटा है कंपैरिजन 12.2 के और 12.1 के अलग सवाल। ये वाला सवाल थोड़ा छोटा है, तो ये पढ़ लेना, ये सारे पढ़ लेना, सारे सूत्र याद कर लेना। ये अगर ऐसा दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, ये दिया है तो ये निकाल दो, आर दिया है तो वृत्त की परिधि निकाल दो, आर दिया है तो वृत्त की परिधि। ये सब मैंने आपके 10वीं के ग्रुप में भी सेंड किया था, याद है किसी को? ये सारा मैटर सेंड किया था कल। तो ये सब आने वाला है 12वें पार्ट से। 6 प्रश्न ऐसे कैसे आएंगे सेम, ये दे देगा वो दे देगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब चैप्टर ले लो 13वें पार्ट में से कुछ नहीं छोड़ना। 13वें पार्ट में कुछ नहीं छोड़ोगे, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। 13वां पार्ट बहुत बड़ा है, 13वें पार्ट में जगह जगह से प्रश्न उठेंगे, देख लेना हर पेज से। 8 प्रश्न 13 अंक। कितने प्रश्न पूछेगा? अब खुद देख लो, इस पार्ट को आप नहीं छोड़ सकते। 8 प्रश्न पूछेगा 13 अंक के। इसमें देखो रिक्त स्थान वाले कितने सवाल? 2 सवाल। 1 नंबर वाले 4 प्रश्न, 3 नंबर वाले 1 प्रश्न, और 4 नंबर वाला 1 प्रश्न। सवाल कितने देखो? 4 2 6 7 और 8। नंबर 4 और 3 7, 7 और 1 ये 4, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 4 12, 13 नंबर। कितने के हो गए? 13 नंबर। अब देखो रिक्त स्थान वाले 2 प्रश्न कौन से पूछेगा? पहले यहाँ पे आओ। जैसे पहला पॉइंट, कल्पित माध्य विधि में, कल्पित माध्य विधि में डी बराबर खाली जगह होता है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ दे दे, या रिक्त स्थान वाला ये है तो ये बस खत्म। डी की जगह क्या आएगा यहाँ पे? या ऐसे दे दे कि 20,30 का वर्ग चिन्ह है, खाली जगह है 20,30 या 20-30 इसका वर्ग चिन्ह है, कर देना। क्या है? क्या पूछेगा? और क्या पूछ सकता है कि बंटन 3 4 3 5 3 4 3 का बहुलक खाली जगह है, ऐसे प्रश्न, ठीक है। या 1-2 सूत्र याद कर लेना बस, उसमें से पूछेगा। ये तो हो गया रिक्त स्थान का, ठीक। यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक 3, ओके। अब प्रश्न, एक प्रश्न है वो 4 नंबर का,
कितने नंबर का? सॉरी 4 प्रश्न एक एक नंबर का, ये मार्क्स है, नंबर है। 4 प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? एक एक नंबर के, मतलब छोटे छोटे वो 4 सवाल पूछेगा। क्या पूछ सकता है? माध्य निकालो, माध्य फाइंड करो। कौन से आंकड़ों का? वर्ग वाले आंकड़ों का नहीं, इन आंकड़ों का, 3, 4, 9, 0, 7, 5, इनका माध्य बताओ। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताओ, प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य बताओ, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताओ, माध्यिका बताओ, माध्यिका या फिर माध्यक दोनों एक ही है, बहुलक बताओ। ये सब एक छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, एक एक नंबर में। और क्या पूछ सकता है एक नंबर में? देखो, बहुलक का सूत्र बताओ, सीधे सूत्र पूछेगा। माध्य का सूत्र बताओ, सीधे सीधे फॉर्मूला। क्या याद करोगे आप? फॉर्मूला याद करोगे। तो ये 4 प्रश्न यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। 4 और 2 6 प्रश्न। 6 प्रश्न कहां से पूछेगा? सूत्र, माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, बहुलक निकालो, वृत्त चिन्ह और डी क्या है, यूआई क्या होता है, एक्सआई कैसे निकालते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। एल क्या होता है, एक्सआई का मान क्या होता है, एक्सआई बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा निचली सीमा बटे 2, सब कुछ। ठीक, अब देखो एक प्रश्न 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, ये बड़े बड़े सवाल है। इसमें क्या पूछेगा आपको? बहुलक ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। इसमें भी विशेषकर वो जिसमें लुप्त बारंबारता है। कैसी बारता है? बारंबारता है, लुप्त बारंबारता। या फिर माध्य दे रखा है, माध्य और अब बारंबारता निकालनी, ठीक है। या फिर एक पॉलिसी धारक वाला सवाल था, वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। या एक सवाल ये था 0.00 से 0.02, 0.02 से 0.04, ये वाला सवाल देख लेना कौन सा है। एक वो था जिसमें 1000 से 2000, 2000 से 3000 रनों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या थी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पत्तियों के सवाल वाला इंपॉर्टेंट है, पत्तियों की संख्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये माध्य पूछेगा, माध्य बहुलक तीनों चीज पूछेगा। एक और माध्य माध्यक बहुलक तीनों में संबंध, माध्य माध्यक बहुलक तीनों में संबंध, ये प्रश्न आ सकते हैं यहां से। बस कुल मिला के 13वें पाठ संपूर्ण पूरा पढ़ना है, 13वां पाठ कहीं से भी नहीं छोड़ना है। अब अंतिम पाठ लास्ट 14वां, प्रायिकता। प्रायिकता में फिक्स है, प्रायिकता कहीं बाहर से नहीं जाएगी। प्रायिकता में कहां से पूछेगा? देखो इधर 4 प्रश्न 4 अंक, 4 प्रश्न और 4 अंक। एक प्रश्न तो ऑप्शन वाला और एक प्रश्न 3 नंबर का। अब इधर ध्यान दो, ऑप्शन वाला और ये क्या आ सकता है? ऑप्शन में आ सकता है ये पीई बराबर दे रखा है और पीई डैश बराबर निकालना है। पीई दे रखा है, पीई निकालना है, ये यहां से पूछेगा ऑप्शन में। या निम्न में से कौन सी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है? कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? जैसे पहला ऑप्शन माइनस का 1.4, 2/5, 50%, 2.23/25, ऐसे दे दे। तो निम्न में से कौन सी प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है? या ऐसा ऑप्शन दे दे, एक सिक्के को या एक पासे को उछालने पर प्राप्त हुई संख्या का 7 होना की प्रायिकता है। की प्रायिकता, पहला ऑप्शन 1/6, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 2/6, चौथा ऑप्शन 1। कौन सी होगी इसमें से? पासे को उछाल रहे हैं, उसमें 7 आना, 0, क्योंकि पासे पर 7 कभी भी नहीं होता है, नहीं होता मतलब असंभव घटना है ये। या ऐसा दे दे, असंभव घटना की प्रायिकता। पहला प्रश्न, असंभव घटना की प्रायिकता, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1/2, चौथा ऑप्शन अनंत। बोलो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न रहेंगे ऑप्शन में, एक ही प्रश्न पूछेगा। अब एक प्रश्न आएगा 3 नंबर में, बड़ा वाला। ये कौन सा प्रश्न आएगा? ताश वाला प्रश्न, ताश वाला, पत्तों वाला, पासे वाला सवाल, अंकों वाला सवाल, गेंद वाला सवाल, और क्या रह सकता है इसमें? बस यही 4 प्रकार, इन्हीं चारों में से आएगा बस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। या एक और है, 1-2 और बचा है तो देख लेना, नहीं तो ये 4 इंपॉर्टेंट है बस। एक डिस्क वाला सवाल है, डिस्क वाला, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों में से ये आएगा 3 नंबर में, और बाकी वाले बचे वो 1 नंबर में।
ये पूरा का पूरा मैथ था आपके 10th। अब 10वीं के बोर्ड एग्जाम में इस पेपर में से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मत पढ़ना ही भले। अब आपने पूरा एनालिसिस किया, उसमें विशेष बात क्या देखी आपने? एक 9वां पार्ट विशेष देखा, एक 12वां पार्ट विशेष देखा। एग्जामिनर ने क्या किया, इस दोनों पार्टों में से अब शब्दों के ज्यादा प्रश्न बनाए या 1 नंबर वाले ज्यादा प्रश्न बनाए। 12 पार्ट में से कुछ नहीं आएगा, 90 पार्ट में से ऐसा मान के चलो केवल एक प्रश्न आएगा किताब में से। मतलब इन दोनों पार्ट में से किताब का केवल एक प्रश्न आएगा सीधे सीधे प्रश्नावली में से। 9.1 में डालेगा 7वां 8वां 12वां 13वां ऐसा कोई प्रश्न इसमें से कोई नहीं डालेगा। पार्ट नंबर पहले के अंदर भी परिमेय संख्या वही डालेगा, बाकी किसी में कुछ नहीं डालेगा। ठीक है, चौथे पार्ट में केवल एक प्रश्न आएगा, केवल एक, बाकी कोई नहीं। ओके।